हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे माय सन द फैनेटिक के ऊपर, जो कि लिखी है हनीफ कुरैशी ने। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी बायोग्राफी। हनीफ कुरैशी हम लोगों के राइटर हैं और ये इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे, फिल्म मेकर थे, नॉवलिस्ट थे। ये लंदन में पैदा हुए 1954 में और ये हाइब्रिड थे। हाइब्रिड में आपको बता देती हूँ कौन होता है कि एक इंग्लिश मैन है और एक मुस्लिम वुमेन है या इंडियन वुमेन है। तो उन दोनों से जो बेबी पैदा होगा वो होगा हाइब्रिड। ना वो मुस्लिम होगा, ना वो इंडियन होगा, ना वो इंग्लिश होगा। तो इस तरह एक और न्यू चीज़ बन जाएगी। उसको नहीं पता होगा कि मैंने कौन सा कल्चर फॉलो करना है, तो वो इस तरीके से दोनों को फॉलो करेगा और वो दोनों को मिला के एक और न्यू चीज़ बन जाएगी। तो वो क्या होगा? हाइब्रिड होगा। ठीक है। तो हनीफ कुरैशी जो हमारे राइटर थे वो हाइब्रिड थे। इनके फादर जो थे वो मुस्लिम थे और इनकी मदर जो थी वो इंग्लिश वुमेन थी। ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने स्टडी फ़िलासफ़ी की, यानी कि इनकी जो स्टडी है, इनकी जो एजुकेशन है, वो इनकी स्पेशलाइजेशन फ़िलासफ़ी के अंदर थी। उसके अलावा इनका जो वर्क था वो कंसंट्रेट था ऑन द लाइव्स ऑफ एशियंस लिविंग इन ब्रिटेन, क्योंकि ये ख़ुद भी एक इमिग्रांट थे। क्योंकि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे, तब कुछ लोग जो थे वो उन्होंने माइग्रेशन की थी। तो उनमें से एक इनके फादर की फैमिली थी जो माइग्रेट हुई थी और इनके फादर जो थे वो बाहर आ गए थे, ब्रिटेन आ गए थे। तो वहाँ पर ही ये पैदा हुए और इनके फादर ने और इन्होंने एक इमिग्रांट की लाइफ गुजारी। तो इनका जो वर्क था ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द घूमता फिरता है कि वो लोग ऐसे एशियंस जो आकर बाहर के ममालिक में रहते हैं और उनको कैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है। ये आज की स्टोरी में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है इनका फेमस वर्क। इनके फेमस वर्क्स के अंदर आ जाएंगे प्लेस इनके। एक इनका प्ले है आउटस्कर्ट जो 1981 में पब्लिश हुआ। एक इनका प्ले है बर्ड्स ऑफ पैसेज जो 1983 में हुआ। उसके अलावा इनका एक फेमस नावल है इंटीमेसी, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस नावल की मेन जो थीम थी वो यही थी कि एक वाइफ थी, उनके दो बेटे थे और एक बंदे की कहानी थी कि जिसने अपनी वाइफ को और अपने 2 यंग सन्स को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्ट हुआ था अपनी वाइफ से फिज़िकली और इमोशनली दोनों। और वो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है कि इन्होंने कौन से इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया। आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने ज़्यादातर लिखा। जैसा मैंने बताया कि एशियंस की लाइफ्स के आसपास इनकी सारी तवज्जो होती है, तो इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर लिखा। उसके अलावा ये पब्लिश्ड इन 1994 जो मैंने लिखा हुआ है, ये इनका जो इनकी स्टोरी है उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, जो 1994 में पब्लिश हुई, जो हमने पढ़नी है, माय सन द फैनेटिक। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, कि हमारी स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या है। हमारी स्टोरी के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमेगी। नंबर 1 पे आ जाएगा परवेज़। सेकंड नंबर पे आ जाएगा फ़रीद या अली। ये दोनों नाम यूज़ हुए हैं। इसके परवेज़ फादर है और इसका सन है फ़रीद। ठीक है। और फ़रीद के लिए अली नाम भी यूज़ हुआ है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड कैरेक्टर हमारे पास आ जाएगा मीनो का। ये कौन है? इनकी मदर है फ़रीद या अली की। उसके अलावा परवेज़ की वाइफ है। एक और कैरेक्टर हमें दिखेगा, वो होगा बेटना का। ये है प्रोस्टिट्यूट। ठीक है। लोकल हुकर है ये। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। परवेज़ हम लोगों का प्रोटैगनिस्ट है। इसी की स्टोरी हम लोग देखेंगे कि ये एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए मैन कैसे इसने हम लोगों को दिखाया इसकी कहानी को। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इस स्टोरी के अंदर कि परवेज़ एक न्यू इमिग्रेंट है। ये पाकिस्तान से आया है ब्रिटेन या लंदन। ठीक है। वहाँ आके ये सेटल हुआ है और वो वहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रहा है कि मैं इंग्लिश मैन या वुमेन जितने भी आसपास हैं, इसकी जैसी सोसाइटी है, ये उनके अंदर मिक्सअप हो सके। परवेज़ ये चाह रहा है और परवेज़ उन जैसा बनने के लिए कोशिश कर रहा है, उन्हीं की चीज़ों को अडॉप्ट करने की। जैसे वो लोग पॉक्स खाते हैं और अल्कोहल पीते हैं, यानी कि तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं जो एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए पाकिस्तानी उनका कल्चर उनको अलाउ नहीं करता। ठीक है। तो जो इसका बेटा है फ़रीद और या अली,
वो जो है वो अपने रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब हम लोगों को इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, फादर और सन का। परवेज़ चाहता है कि वो उस सोसाइटी के अंदर मिक्सअप हो सके और वो उनकी तरह बन सके, उनके अंदर मिक्सअप हो सके, ताकि वो उनको वो इज़्ज़त मिल सके जो दूसरे बाकी लोगों को मिल रही है, ठीक है। वो चाहता है कि वो उनकी सोसाइटी के अंदर रह सके मिक्सअप होके। जबकि फ़रीद और अली, फ़रीद या अली, हम लोग इसको अली ही बुलाते हैं, जबकि अली ये चाहता है कि वो अपने कुरान को फॉलो करे, अपने रिलीजन को फॉलो करे। वो अपनी एजुकेशन को छोड़ देता है, अपनी इंगेजमेंट तोड़ देता है और अपने घर की चीज़ें फ्री देना शुरू कर देता है लोगों को। क्यों? क्योंकि वो कुरान को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रहा होता है। एज़ ए मुस्लिम वो हर रूल को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रहा होता है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा हम लोगों को जो इनकी मदर दिखती हैं अली की, मिनो, उसका हम लोगों को थोड़ा बहुत दिखता है कि वो उसका कोई एज़ ए रोल तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है कि वो भी एग्ज़िस्ट करती है। रोल ऑफ वुमेन भी हम लोगों को यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा हम लोगों को एक लोकल हुकर मिलेगी, वो है बेटना, जो प्रोस्टिट्यूट है, उसका ज़िक्र हम लोगों को मिलेगा। तो ये हम लोग आगे समरी में डिस्कस करते हैं। फ़िल वक्त हम लोगों का इंट्रोडक्शन यही है। ये 4 कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के, और फादर और सन का आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा हम लोगों का। एक उस सोसाइटी के अंदर सेटल होना चाह रहा है, जबकि दूसरा जो है वो अपने कुरान को और अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को लेकर चलना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं। इसकी समरी में हम लोग देखेंगे कि एक लाइन हम लोग को मिलेगी, होलियर देन दो। इसका क्या मतलब है? होलियर देन दो का मतलब ये है कि पहले से ज़्यादा अपने कल्चर के अंदर या अपने रिलीजन के अंदर आ जाना। इसकी स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ादर और सन का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा पूरी स्टोरी के अंदर। स्टार्ट ऐसे होती है स्टोरी हम लोगों की कि परवेज़ एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है। परवेज़ जो हम लोगों का प्रोटैगनिस्ट है, जो फादर है, ठीक है, वो टैक्सी ड्राइवर है। वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, एशियन बंदा है वो, और वो सेटल होने की कोशिश कर रहा है एक अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। वो अब टैक्सी सिंपल चलाता है और अपने फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, और अपने जो कॉलेज उसका सन जाता है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। अपने घर के सिंपली वो खर्चे उठा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों के पास कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आता है कि जब उसका बेटा जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, और वो कहता है अपने फादर को कि एक होली मैन है, एक मौलवी हम लोगों को दिखता है स्टोरी के अंदर, उसके बारे में, वो विजिटिंग मैन है। वो कहता है कि वो अलाउ करें उसके फादर कि उस विजिटिंग होली मैन को वो अपने घर में जगा दें कुछ दिनों के लिए। यहाँ से हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब क्या होता है कि उसका फ़ादर जो हैं वो मना कर देते हैं सिंपली, और उसके फ़ादर जो हैं अल्कोहल पीते हैं, पॉक्स खाते हैं। अपनी वाइफ़ को भी कहते हैं कि ये बनाओ। क्यों बनाओ? वो कहते हैं कि इस्लाम जो के जितने भी रूल्स हैं उनको फ़ॉलो ना किया जाए, क्योंकि वो अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस्लाम को अगर फ़ॉलो करेंगे तो यहाँ पर मुमकिन नहीं है। अब बच्चों, यहाँ पर एक 9/11 का वाक़या आप लोगों को याद होगा। उसकी वजह से मुस्लिम्स को बहुत बुरा समझा जाता है बाहर के ममालिक में, स्पेशली अमेरिका में, ठीक है। 9/11 का इंसिडेंट हुआ था एक, जिसकी वजह से एक मतलब बॉम्ब धमाके वगैरह इस तरह के हुए थे, और जिसकी वजह से कसूरवार मुस्लिम्स को कहा जाता है, और इसकी वजह से मुस्लिम्स जो हैं अमेरिका की नज़रों में बहुत बुरे हैं। और अगर आप लोगों को 9/11 इंसिडेंट का नहीं पता तो आप लोग सिंपली एक मूवी देख लें, माय नेम इज़ खान। उसके अंदर आपको सिंपली दिख जाएगा सब कुछ, सारी स्टोरी पता चल जाएगी 9/11 की। अच्छा, आगे क्या होता है बच्चों के, परवेज़ और अली, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब शुरुआत में तो परवेज़ ने कुछ नोट नहीं किया था, लेकिन जब अली ने ये विज़िटिंग मैन को लेकर आया, विज़िटिंग होली मैन था, उसके बारे में भी दिखाया है कि बहुत ज़्यादा वो साइलेंट रहता था, कार्टून्स देखता था, और उसी के ऊपर देख के हल्का सा मुस्कुराता था या हंसता था, और वो अपने गॉड के बहुत ज़्यादा करीब था। बहुत ज़्यादा आप लगा लें कि हम लोगों को एक सिंपल मौलवी दिखाया गया है कैसा था वो। उसके अलावा सिंपल मुस्लिम हम लोगों को दिखाया गया,
अली कि वो बहुत ज़्यादा इस्लाम के अंदर था और फंडामेंटलिज़्म के अंदर वो आ रहा था, और उसने एक सेल जो थी वो भी ज्वाइन कर ली थी, इस्लामिक रूल फॉलो करने लग गया था। अब जो परवेज़ था उसको टेंशन होने लग गई अपने बेटे की, उसको समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है उसके बेटे के साथ। उसने अपने फ्रेंड से डिस्कशन की, उसके फ्रेंड ने उसको मशवरा दिया कि भाई आपका बेटा जो है वो शायद ड्रग एडिक्ट हो गया है और वो अपनी घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी हैं उसने, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और वो ड्रग्स ख़रीद सके। ठीक है। अच्छा, अब वो जब वहाँ से परवेज़ वापस आ रहा था तो उसको अपनी टैक्सी के अंदर मिली बेटना। बेटना मैंने आपको बताई है एक और कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के अंदर, जो लोकल हुकर है यानी कि प्रॉस्टिट्यूट है। वो परवेज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती है। कैसे कि परवेज़ ने एक दफ़ा बेटना को बचाया था उसके क्लाइंट से, उसके क्लाइंट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वहाँ से ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए दोनों। उसके बाद क्या हुआ कि बेटना से जब उसने डिस्कस किया कि परवेज़ ने कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने इस तरह ऐसा बात की है और मैं अपने बेटे के बारे में परेशान हूँ और हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं, तो बेटना ने कुछ सिम्टम्स बताए कि अगर आपको लगता है कि आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है तो उनकी कुछ इस तरह की सिम्टम्स होती हैं, तो आप इससे जान लोगे कि आपका बेटा असल में ड्रग एडिक्ट है या नहीं है। तो इससे आपको मदद होगी, क्योंकि वो प्रॉस्टिट्यूट थी तो उसके पास हर किस्म का क्लाइंट आता था, तो उसको पता था कि जो ड्रग्स लेते हैं वो कैसे होते हैं और जो नहीं लेते हेल्दी होते हैं वो कैसे होते हैं। अब परवेज़ जाता है घर, वो जाके चेक करता है अपने बेटे को, तो वो उसको पता चलता है कि उसका बेटा तो फुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, वो कहीं से भी ड्रग एडिक्टेड नहीं है वो। नेक्स्ट क्या होता है, वो फिर नोट करता है कि सिंपली एक फ़िज़िकल चेंज आया होता है उसके बेटे के अंदर कि वो अपनी बर्थ बढ़ाने लग गया है, उसने दाढ़ी रख ली है और साथ वो अपनी घर की सामान तो बेच रहा है, लेकिन वो इस तरह नहीं बेच रहा कि बेच के वो अपने पैसे कमा रहा है, वो फ्री में ही दिए जा रहा है एज ए चैरिटी, और पुअर पीपल को वो जाके विज़िट कर रहा है और लोगों के साथ मिल रहा है, उनको ज़रूरत का सामान दे रहा है, तो वो इस तरह कर रहा है। तो अब वो परेशान होता है अपने बेटे को देख के। अब क्या होता है कि परवेज़ अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोगों को इस सोसाइटी में सेटल होना है, हम लोगों को इस सोसाइटी में रहना है, तो हम लोगों को किस तरीके से रहना है, और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसके लिए। उसके अलावा इन दोनों की इसकी जब वो अपने बेटे की एंगेजमेंट करवाता है एक वाइट कमिश्नर की बेटी के साथ, तो वहाँ पर भी ये कुछ इस तरह की हरकतें करता है उस सोसाइटी के अंदर शिफ्ट होने के लिए, अमेरिकन सोसाइटी में, ताकि वो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट कर सके। तो वो चीज़ जो है अली को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट उससे फ़ील होती है। अली जो है वो इंगेजमेंट भी तोड़ देता है। यहाँ पर ये भी एक सीन होता है। उसके अलावा एक सीन ये होता है कि फिर अली को परवेज़ बुलाता है लंच के लिए बाहर, ताकि ये कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकें अपने बीच। अब तब पहले तो अली मना कर देता है कि मैंने नहीं आना, लेकिन फिर वो चला जाता है। अब वहाँ पर ये लोग बैठे हुए होते हैं, बात वगैरह करते हैं। वहाँ पर अली इसको बताता है कि उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है और वो जो अपना पियानो और गिटार वगैरह बजाता था, म्यूज़िक वगैरह, वो भी छोड़ दिया है, मैंने इंगेजमेंट भी तोड़ दी है। उसको लगता था कि मेरी एजुकेशन जो है वो मेरे रिलीजन के ख़िलाफ़ जा रही है। अगर मैं ऐसी एजुकेशन हासिल करूँगा तो मैं अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ चला जाऊँगा, जो मेरा रिलीजन है मैं उसको भूल जाऊँगा, और वो ये नहीं चाहता था। तो इसलिए वो अपनी एजुकेशन छोड़ देता है और बाकी चीज़ें भी छोड़ देता है जो वो काम करता होता है सारे। तो मतलब एक स्ट्रिक्टली मुस्लिम बन जाता है। रोज़े वगैरह रखना और नमाज़ें वगैरह पढ़ना, ये सब कुछ उसके जो फ़ादर थे वो ऑब्ज़र्व करते हैं। अब उसके फ़ादर बहुत परेशान होते हैं ये सब कुछ देख के। उसके अलावा उसी लंच के दौरान या उसी डिनर के दौरान उसके फ़ादर जो हैं बहुत ज़्यादा पोक्स खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। वहाँ पे अली उनको समझाता है कि आप कुरान के रूल्स के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानता। जबकि मतलब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी तक। अब क्या होता है कि परवेज़ जो है अपने बेटे को खुश करने के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है, लेकिन अली खुश नहीं होता। वो कहता है कि आप जब तक कुरान के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो तब तक इस तरह कुछ नहीं मैं मानूँगा आपकी कोई भी बात। मतलब दोनों अपनी ही ज़िद पर अड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, एक इंसिडेंट क्या है कि परवेज़ आ रहा होता है वापस घर टैक्सी के अंदर और उसके साथ होती है बेटना। वो देखते हैं साइड वॉक पर चल रहा होता है वो देखते हैं साइड पर कि अली चल रहा होता है। तो वो अली को अंदर बुला लेते हैं टैक्सी के अंदर कि घर तक मैं जा रहा हूँ तो तुम भी छोड़ देता हूँ।
तो पहले तो वो आता नहीं है, फिर वो चला जाता है। फिर वो बैठना उसको बताने की कोशिश करती है अली को कि तुम्हारे फ़ादर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, तो तुम उनका दिल दुखा रहे हो, तुम उनको टेंशन दे रहे हो। तो अली जो है वो क्या करता है कि वो बैठना को डांटता है, उसका हाथ पीछे करता है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है बैठना उसके साथ, लेकिन अली जो है वो उसको पीछे करता है, धक्का वगैरह देता है। वो कहता है कि मैं जा ही नहीं रहा आप लोगों के साथ, मैं टैक्सी से उतरने लगा हूँ। लेकिन बैठना क्या करती है, वो कहती है, उसको भी गुस्सा चढ़ता है। बैठना कहती है तुम ना जाओ, मैं चली जाती हूँ। वो बैठना जो है वो चलती गाड़ी से उतर के चली जाती है। अब क्या होता है, ये सीन जो है इससे उसके जो फादर होते हैं अली के, उनको चढ़ता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक है, वो करते हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, घर जाते हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, गुस्सा चढ़ा हुआ होता है बहुत ज़्यादा अपने बेटे पर। फिर वो एटलीस्ट जाते हैं अली के रूम में, उसको जाकर बहुत ज़्यादा मारते हैं। ठीक है, और अली जो है इन रिस्पॉन्स अब ना अपने आप को डिफेंड करता है, ना ही वो कोई जवाब देता है, उसका कोई एक्शन नहीं था, वो चुप करके मार खाता रहता है। जब उसके फादर थक हार के बैठ जाते हैं उसको मार के, फिर वो पूछता है कि हु इज़ द फनेटिक नाउ। यहाँ पर हम लोगों की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और परवेज़ वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि हु इज़ द फनेटिक नाउ, क्योंकि वो फनेटिक कहता था अपने सन को कि मेरा सन जो है ये बेवकूफ़ है, पागल है। ठीक है, लेकिन जब एंड पे उसका सन जो है वो उससे पूछता है कि हु इज़ द फनेटिक नाउ, तो वहाँ पर उसको पता है परवेज़ को कि यहाँ पर फनेटिसिज्म मैं ही दिखा रहा हूँ और कोई नहीं दिखा रहा। तो ये हम लोगों की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी। तो हम लोग इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स परवेज़ की। परवेज़ कौन था? पाकिस्तानी इमिग्रेंट था, टैक्सी ड्राइवर था जो सपोर्ट कर रहा था अपनी फैमिली को, ट्राइंग टू सपोर्ट अ कंफर्टेबल मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस फॉर हिज फैमिली। ठीक है, सेटल इन इंग्लैंड, ही इज़ इन ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच हिज इमोशंस आर कन्फ्यूज्ड, कल्चरली कन्फ्यूज था वो। और ये टर्म क्या कहलाती है? हाइब्रिड, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ना वो मुस्लिम था ना वो इंग्लिशमैन था, वो एक बीच की कोई और न्यू चीज़ बन गया था। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता था और पॉर्क्स खाता था। उसके अलावा उसका रिलेशनशिप भी था प्रोस्टिट्यूट के साथ, और वो कोशिश कर रहा था कि वो फ़िट हो सके सोसाइटी के अंदर इंग्लैंड की। उसके अलावा हार्ड वर्किंग मैन था और एक्स्ट्रा आवर्स वो अपने स्पेंड करता था मनी के लिए। उसके अलावा इसके बारे में क्या था कि वो क्लूलेस था टू हु ही इज़ एंड हाउ ही इज़ परसीव्ड। पैथेटिक फेलियर था एज ए हस्बैंड, फादर एंड ए करियर। यहाँ पर आएगा इन हिज करियर। ठीक है, वो अपने करियर के अंदर भी पैथेटिक फेलियर था, एज ए हस्बैंड भी और एज ए फादर भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अली की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि ही लेफ्ट हिज स्टडीज़ एज ही थिंक्स हिज स्टडी विल क्रिएट अ बैरियर बिटवीन हिम एंड हिज रिलीजन। उसके अलावा ही ब्रेक्स ऑफ हिज इंगेजमेंट विद द डॉटर ऑफ सिटीज़ वाइट पुलिस कमिश्नर। उसके अलावा ही सेल्स हिज थिंग्स फॉर चैरिटी, ही ज्वाइंस अ सेल ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, ही विजिट्स द पुअर एंड हेल्प्स देम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? क्रिटिकल एप्रिसिएशन। हम लोगों ने इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इस स्टोरी की समरी पढ़ी। अब हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं कि हम लोगों को इस स्टोरी के अंदर पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं। क्रिटिकली देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये एक डार्क कॉमेडी है। उसके अलावा हम लोगों को इसके अंदर मुस्लिम फंडामेंटलिज़म दिखता है। मुसलमानों के लिए कितनी मुश्किल है अमेरिका के अंदर जाके रहना और वहाँ के अंदर सेटलमेंट होना वहाँ पर जाकर, और अमेरिका के अंदर जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो ये सब कुछ परवेज़ क्यों कर रहा था? उस सोसाइटी के अंदर फ़िट होने के लिए कर रहा था। अपने उसने रिलीजन को भुला दिया, उनकी तरह की चीज़ें खाने लग गया, उनकी तरह की चीज़ें करने लग गया। क्यों करने लग गया? वो उस सोसाइटी के अंदर फ़िट होना चाह रहा था। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है निगलेक्टेड वाइफ़। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को दिखेगी इस पूरी स्टोरी के अंदर, क्योंकि हम लोगों को कहीं पर भी उसकी वाइफ मिनो का कहीं पता नहीं चला। बहुत से लोगों को, आप लोगों में से कहीं पे भी आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी हो, देखी हो, सुनी हो, कहीं पर भी आप लोगों को इसकी वाइफ मिनो के बारे में बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि उसकी वाइफ का नाम मिनो था। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी के अंदर वुमेंस को बहुत
निगलेक्ट किया गया है। एक और वुमेन हम लोगों को दिखाई गई है बेटना, वो क्या थी, वो भी प्रॉस्टिट्यूट दिखाई गई है। अब यहाँ पर इस वाइफ़ के बारे में क्या था कि वो सिर्फ बैठकर देख रही थी कि उसके बेटे में और उसके हस्बैंड के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी वाइफ़ को उसके हस्बैंड ने कहा कि भाई आप ये पकाओ और ये सर्व करो, और वो चुप करके कर रही थी। उसके अलावा उसकी वाइफ़ की दुनिया कितनी सी थी, एक चार दीवारी के अंदर बस वो रह रही थी। ना वो घर से बाहर निकल रही थी, ना हम लोगों को उसकी कोई एक्टिविटीज़ बताई गई, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक मेन थीम मिल रही है निगलेक्टेड वाइफ़ की क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर। अभी थीम्स हम आगे हम लोग उसका ज़िक्र करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को वैसे एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को मिल रहा है कि बोथ मैन एक्टेड लाइक ए जर्क। परवेज़ भी एज ए जर्क हम लोगों को दिखा और उसका बेटा अली भी हम लोगों को एज ए जर्क दिखा। दोनों ही अपनी ज़िद्दों के ऊपर अड़े हुए थे। कोई भी बंदा इसके अंदर सही काम नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो बाकी चीज़ें भी अली जो है, लेकिन वो बाकी चीज़ों को भी निगलेक्ट कर रहा है, अपनी माँ को, अपने बाप को। और भी तरीके हैं अपने बाप को समझाने के। अगर वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर अपने रिलीजन के अंदर चला गया, ठीक है। हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना होता है। नेक्स्ट हम लोगों को दिख रहा है कल्चरल हाइब्रिडिटी, कि हम लोग देख रहे हैं ना बंदा इधर का है ना बंदा उधर का है, ना ये कल्चर फॉलो कर रहा है ना वो कल्चर फॉलो कर रहा है। तो वो एक हाइब्रिड सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को दिख रहा है कि परवेज़ हिमसेल्फ इज़ द विक्टिम ऑफ फैनेटिसिज्म, कि वो खुद ही बेवकूफ़ था, वो खुद ही विक्टिम था उस बेवकूफ़पन का जो वो अपने बेटे को समझ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को दिख रहा है कि स्टडी ऑफ हाउ फैमिली मेम्बर्स हर्ट ईच अदर। हम लोगों को दिखा कि हर एक फैमिली मेम्बर ने एक दूसरे को हर्ट किया है। जैसे वाइफ़ को किया उसके हस्बैंड ने, या एज ए मदर उसने सन ने किया अपने मदर को, या एज ए फादर अली ने किया अपने फादर को परवेज़ को, या परवेज़ ने किया अली को। तो हम लोगों को एक ये चीज़ भी मिली कि ये तीनों एज ए फैमिली मेम्बर एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। एक और पॉइंट हमें क्या दिखा कि इशू ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट्स फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप, कि आइडेंटिटी का जो इशू है ये एक ऐसा इशू है कि इससे रिलेशनशिप जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी ही एक ऐसी चीज़ थी जिसने क्रिएट किया इनके रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। परवेज़ आइडेंटिटी के पीछे ही भाग रहा था ना, यही जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूँ, मैं किस सोसाइटी के अंदर फिट हूँ। और दी अदर साइड अली भी यही चाह रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं अमेरिका के अंदर रह के अपने कल्चर को ज़िंदा रख सकूँ। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाती हैं थीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को दिख रही है कन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन्स, कल्चरल डिफरेंसेस एंड आइडेंटिटी। सेकंड हम लोगों को दिख रही है इमिग्रेशन, एसिमिलेशन एंड रेडिकलाइजेशन। थर्ड दिख रही है द वेस्ट एंड इस्लाम, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा रोल ऑफ वुमेन, उसके अलावा एथनिक एंड रेशियल टेंशन, उसके अलावा जनरेशनल डिफरेंसेस, जेंडर, रिलीजन, एम्पायर और क्लास। नेक्स्ट हम लोगों को दिख रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हम लोगों को मिल रही है आइडेंटिटी क्राइसिस। उसके अलावा जर्किट्यूड यही मैंने जो भी आप लोगों को बताया कि बोथ मैन आर एक्टेड लाइक जर्क्स, एज ए सन एज ए फादर बोथ आर जर्क्स। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होप सो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।